आधुनिक युग में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। इन्हीं मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के साथ में जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसे कहते हैं रेडिएशन, या हिंदी में कहें तो तरंग। खबरें चल रही हैं कि क्या इन्हीं तरंगों से कहीं कोरोना वायरस तो नहीं फैल रहा है, क्या इन्हीं तरंगों से कहीं पक्षियों की मृत्यु तो नहीं हो रही है। ये तरंगें मानव के लिए कितनी हानिकारक है, आज वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजीत सिंह और सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, हमारे देश में आपको पता होगा अभी 5G के ट्रायल्स चल रहे हैं। 5G यानी 5th जनरेशन जो है उसके ट्रायल्स चल रहे हैं और कई सारी खबरें चल रही है कि इन ट्रायल्स के कारण कोरोना वायरस तो कहीं नहीं फैल रहा, जो रेडियो वेव्स इसके अंदर यूज़ होती है उसके कारण तो कहीं कोरोना वायरस नहीं फैल रहा, उसके कारण कहीं पक्षियों की मृत्यु तो नहीं हो रही। मानव के लिए कितना हानिकारक है ये, इन सभी की जो न्यूज़ चल रही है, ये न्यूज़ कितनी सच्चाई है इन न्यूज़ में, इन सभी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी न्यूज़ पे आने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। वो पॉइंट्स कौन से हैं? जैसे कि इंटरनेट खुद क्या है, कैसे इंटरनेट काम करता है, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है या विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तरंगे खुद क्या होती है, कैसे चलती है, हम कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये 1G 2G 3G 4G ये सारी टेक्नोलॉजीज़ क्या है, इन सभी के ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है। जब इन सारी बातों को अच्छे से हम समझेंगे तब लास्ट में अपने आप भी इसका आंसर दे पाओगे कि ये सही में हानिकारक है कि नहीं है। 5G के जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो वाकई में हानिकारक है कि नहीं है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा की तरह के कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं। तो देखिए, जो पॉइंट्स है, जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो हम समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग खुद क्या होती है। बार बार हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके टेलीविजन भी चलता है, आपका इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सब कुछ चलता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद है क्या, कैसे काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही सिंपल समझेंगे, ज़्यादा फिजिक्स के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उतना ही हम जानेंगे इसके अंदर। फिर जो दूसरा पॉइंट होगा हमारा, वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहले तरंग समझेंगे, फिर स्पेक्ट्रम को समझेंगे। स्पेक्ट्रम खुद क्या होता है, स्पेक्ट्रम के अंदर कितने भाग होते हैं, उसके अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के लिए कौन सी तरंगें काम आती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कई प्रकार की होती है, जिनमें से हम मोबाइल फ़ोन के लिए कौन सी इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि मोबाइल इंटरनेट कैसे विद्युतीय चुंबकीय तरंगों पर कार्य करता है, मतलब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनके ऊपर मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है। हमारा मोबाइल फ़ोन टावर, इसके अलावा मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स होते हैं, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे कि 1G 2G 3G ये जो बार बार शब्द यूज़ करते हैं इंटरनेट के रिलेटेड हम लोग, कि 4G चल रहा है, अभी 5G आने वाला है, ये 5G खुद है क्या, आखिर इन सब में फ़र्क क्या है और कैसे ये इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे आखिरी पॉइंट जो होगा वो ये होगा, क्या 5G से कोरोना फैल रहा है, पक्षियों में मृत्यु हो रही है, क्या मानव के लिए हानिकारक है। ये जब 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे, जब 5 पॉइंट के, इन 4 पॉइंट के बारे में हम जब जानेंगे, तब 5वां पॉइंट आप अपने आप ही बता दोगे कि सही में इसके कारण कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं कोविड तो इससे नहीं फैल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। जो पहला पॉइंट है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग। आखिर ये विद्युत चुंबकीय तरंग खुद होती क्या है, आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा भी होगा और साइंस में कई बार ये चैप्टर आता भी है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। तो हम बेसिक सी चीज़ पढ़ते हैं पहले सबसे, कि आखिर ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड के अंदर सूर्य है, तारे हैं, इन सभी से प्रकाश होता है और ये जो प्रकाश होता है तरंग की फॉर्म में चलता है। बेसिकली तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब होता है एक लहर। तरंग का एक बेसिक मतलब होता है एक लहर। लहर कैसे चलती है आप सभी को पता होगा, पानी की जो लहर चलती है वो कुछ इस हिसाब से चलती है, जो डायग्राम में दिया हुआ है, ये लहर इस पैटर्न पे चलती है और जितना भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है वो भी इन लहरों की तरफ से ही चलता है। यानी प्रकाश आपके पृथ्वी की ओर जो आएगा वो भी लहर से चलेगा। इसके अलावा जो प्रकाश ब्रह्मांड के अंदर है पूरे में, वो भी इस लहर की फॉर्म में ही चलता है और इन्हीं लहर को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग वेव्स और हिंदी में कहते हैं तरंग। तो ये तरंग जो खुद होती है, ये खुद 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। एक ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, यानी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, तब भी वो तरंग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी। और दूसरी ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ऐसी तरंग जिसको कोई माध्यम ही नहीं चाहिए, वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि हम जो ध्वनि होती है हमारी, यानी ध्वनि की जो तरंग होती है, उसको चलने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है।
अब ध्वनि की तरंग को चलने के लिए कौन सा माध्यम चाहिए होता है, तो वो माध्यम है हमारी वायु। यानी अगर वायु नहीं होगी तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। आप जब अंतरिक्ष में जाते हैं, जब भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पे वायु नहीं होती है, तो एक दूसरे की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। हम एक दूसरे की आवाज सुन पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या है, वायु। और इसी वायु से आपके ध्वनि ट्रेवल करती है, और इसी ध्वनि तरंग को, ध्वनि को सुनने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वो माध्यम कौन सा है, वायु। ठीक इसी प्रकार एक और तरंग होती है, जैसे कि हमारी जल तरंग। जो जल की तरंग होती है उसको भी एक माध्यम चाहिए होता है, और वो माध्यम खुद क्या है, वो माध्यम खुद है जल। जब जल होगा तभी जल की तरंग चलेगी, जब ध्वनि होगी तभी ध्वनि की तरंग चलेगी, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगी। लेकिन कुछ ऐसी तरंगें भी होती है जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो ये सभी जो तरंगे होती है, इन्हीं तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है? जैसे कि हमारा सूर्य है, सूर्य से जितना भी प्रकाश निकलता है वो हो गया हमारा। इसके अलावा अगर कोई तारे हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में तारे होते हैं, तारों से जो निकला हुआ जो प्रकाश हो गया, या इसके अलावा सूर्य तारों से टकराकर जो प्रकाश ग्रहों से निकलता है, ग्रहों से या कोई चांद से निकलता है, इन सभी से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, ये जितना भी प्रकाश है, अगर किसी सूर्य चंद्रमा से, सूर्य से, तारे से टकरा के अगर कोई प्रकाश निकल रहा है तो वो, इसके अलावा किसी तारे से कोई अगर प्रकाश निकल रहा है तो वो प्रकाश, इसके अलावा सूर्य से निकल रहा है वो प्रकाश, ये जितना भी पूरा का पूरा प्रकाश है, ये सभी की सभी आपके एक तरंग के रूप में चलता है, और इन्हीं तरंगों को कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि इन तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, माध्यम हो तो भी ये जाएंगी, माध्यम नहीं हो तो भी ये जाएंगी। जैसे कि हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रकाश वहां पे ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसका मतलब माध्यम की उससे कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जितनी भी तरंगे हैं, जितना भी ये प्रकाश है, ये सारा का सारा इस प्रकार से चलता है, और इसे ही कहते हैं हम तरंग। और ऐसी तरंगे जिनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब कि उसके अंदर विद्युत भी है, चुंबक भी है। चुंबक से विद्युत बना सकते हैं और विद्युत से हम चुंबक भी बना सकते हैं। ये सब आपने 8वीं 9वीं की क्लास में बिल्कुल पढ़ा भी होगा। तो ऐसी जो तरंगे होती है जिनको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उन्हें ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो ये तरंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरे ब्रह्मांड में चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो ये माध्यम वाली तरंगे होती है, खाली पृथ्वी पर पाई जाती है, जिनको वायु और जल की आवश्यकता होती है, तभी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, अन्यथा नहीं जा सकती। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये कैसे काम करती है? देखिए, ये एक तरंग है। तरंग से जुड़े हुए मैं आपको दो शब्द बताऊंगा, आप दो शब्द है वो याद रखना। तरंग जो होती है बेसिकली उससे जुड़े हुए दो शब्द है, वो दो शब्द आप याद रखोगे तो आपका अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तक हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ऐसी जिनके माध्यम चाहिए होता है वो ध्वनि तरंग, जल तरंग, जिनको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, अंतरिक्ष में भी जा सकती है, वो पृथ्वी पर भी जल सकती है, वो जो जितना भी प्रकाश है वो सभी के सभी मिला के हमें उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वेव के बारे में पढ़ते हैं। दो चीजें मैं आपको वेव के बारे में बताऊंगा, आप अंत तक इन दो चीजों को याद रखना, सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो तरंग होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, जिस तरीके से इस फोटो में दी हुई है। इस तरंग के दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी अंग्रेजी में कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। अब ये जो तरंग दैर्ध्य होता है या वेवलेंथ होती है, ये दो तरंग के बीच की दूरी होती है। यानी कोई भी दो तरंग होती है, उनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम दूरी को कहेंगे आपके क्या, वेवलेंथ, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको कहते हैं दूरी। और ये दो तरंगों के बीच की दूरी होती है, तभी इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो एक शब्द तो हो गया लैम्डा, यानी कि अगर कोई भी तरंग है वो बहुत दूर दूर तक है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई। यानी अगर कोई तरंग बहुत पास पास में है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इन दोनों के बीच की दूरी कम है, यानी तरंग छोटी है। और जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हम कहेंगे तरंग बड़ी है। अब इसी तरंग के साथ में एक और शब्द जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप दो शब्द याद रख लेना बस, एक फ्रीक्वेंसी शब्द याद रख लेना और दूसरा शब्द जो याद रख लेना आप वो रख लेना ये वेवलेंथ या फिर लैम्डा या तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्ध्य की ठीक उल्टी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि किसी निश्चित समय में, कोई भी एक समय, जैसे मैं मान लेता हूं 1 सेकंड, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान से, यानी कोई निश्चित जगह है, निश्चित समय है, से
कितनी वेवलेंथ निकल रही है या कितनी वेव्स चल रही है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो, ये अगर एक निश्चित स्थान है और मैं 1 सेकंड का टाइम लगाता हूँ तो 1, 2 और 3 तरंगें यहाँ से निकल रही है। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई आपके 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मापी जाती है हर्ट्ज में, जिस तरह हम लंबाई मीटर किलोमीटर में मापते हैं उसी तरह फ्रीक्वेंसी मापते हैं हर्ट्ज में। तो ये हो गई 3 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी की बात करें तो वही निश्चित स्थान है, वही निश्चित समय है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 5 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यहाँ पे अगर मापने जाएं अपन तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई आपके 7 हर्ट्ज। मतलब समय तो वही है 1 सेकेंड, जगह भी उतनी की उतनी है, लेकिन वेव ज़्यादा हो गई है। और जितनी ज़्यादा वेव्स होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपके वेव के बीच की दूरी जो है आपके कम होगी। यहाँ देखो दूरी अधिक है दो जगहों के बीच में, यहाँ दूरी थोड़ी कम है और यहाँ पे दूरी बहुत कम है। जब दूरी बहुत कम हो जाती है जगह पे और बार बार जो ये वेव्स यहाँ से निकल रही है, इनको मिला के हम कहते हैं आपके इसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 3 हर्ट्ज है, यानी 3 वेव्स निकल रही है, 5 हर्ट्ज है मतलब 5 वेव्स निकल रही है, और 7 हर्ट्ज है, इसका मतलब यहाँ से 1 सेकंड के अंदर इस निश्चित स्थान से 7 वेव्स निकल रही है। तो दो शब्द हमने देखे, एक था वेवलेंथ, दूसरा था हमारी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का मतलब है दो तरंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान से कितनी तरंगें निकल रही है। जैसे कि 1 सेकंड में अगर यहाँ से 3 तरंग निकल रही है तो ये हो गए 3 हर्ट्ज, 1 सेकंड में यहाँ से 5 तरंगें निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज, और अगर 1 सेकंड में यहाँ से 7 तरंगें निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी हो गई आपके 7 हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी हम क्यों लेते हैं? देखिए, किसी तरंग की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जब भी किसी तरंग की अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है तो उसके अंदर ऊर्जा अधिक होगी। यानी अगर अधिक ऊर्जा चाहिए हमें किसी तरंग से तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे चलाना पड़ेगा, और जब ऊर्जा उसके अंदर अधिक होगी तो उसके अंदर ऊष्मा भी अधिक होगी। यानी कि जिस भी तरंग की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, और जिस भी तरंग की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके अंदर ऊर्जा भी कम होगी। तो ये सारा खेल जो है फ्रीक्वेंसी का है। ये 1G 2G 3G हम जो इस्तेमाल करते हैं ये सारा का सारा खेल हमारा किसका है? फ्रीक्वेंसी का है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि फ्रीक्वेंसी जो है जितनी अधिक होगी फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक उसके अंदर ऊर्जा होगी, और यही ऊर्जा जैसे कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हम कहते हैं सूर्य से आती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण वो मानव शरीर की जो स्किन होती है उसको नुकसान पहुँचाती है, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके अंदर ऊर्जा भी कम होगी और नुकसान भी कम पहुँचाएगी। तो यहाँ पढ़ ली फ्रीक्वेंसी, ये जान लिया हमने तरंग दैर्ध्य या दो तरंग के बीच की दूरी जिसे वेवलेंथ कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दो शब्द आप याद रखना, अंत में इस पे वापस बात करूंगा मैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम खुद क्या होता है, अब जैसे कि हमने देखा कि एक हो गई हमारी वेवलेंथ लैम्डा हो गई, दूसरी होगी फ्रीक्वेंसी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जितना भी प्रकाश है इस विश्व में, जितनी भी तरंगे हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ही हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे खुद फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग नामों में बांटी गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होती है तो इस तरीके से कुछ ये वेव्स चलती है, बहुत पास पास में, ये पास पास में चलती है तो इन्हें कहते हैं गामा रेज। थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी और यहाँ पे कम हो जाती है, इसे कहते हैं एक्स रेज। आप सभी को पता होगा, एक्सरे वगैरह करवाते होंगे आप, वहाँ पे एक्सरे चलती है, मतलब गामा रेज, एक्स रेज, और ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेड यूवी रेज। ये यूवी रेज इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? बढ़ रही है। किस तरफ? इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब इन सारी रेज के अंदर क्या है आपके? अधिक ऊष्मा अधिक है। यानी ये रेज जो है इंसान को नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है। कई बार हमने देखा है कि एक्सरे वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो कई बार बॉडी के अंदर नुकसान भी पहुंचा देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आप सभी को पता है ओजोन लेयर के अंदर छेद करती है, इसके अलावा स्किन कैंसर भी होता है अल्ट्रावायलेट रेज से। और यहाँ जब हम आते हैं बीच में, ये जो स्थान है ये जगह है हमारी लाइट का। जो आप लाइट देखते हैं, लाइट खुद जो प्रकाश खुद जो है वो पूरे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग है। ये इतना सा भाग जो हम विबग्योर हम लिखते हैं 7 कलर जो है वो 7 कलर इसी का भाग है। इसके इस तरफ जाते हैं तो ये जितनी भी रेज इनको कहते हैं आयनाइजिंग रेज। आयनाइजिंग रेज का मतलब होता है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसमें ऊष्मा ज़्यादा है, ये नुकसान अधिक करेगी। फिर इसके इस तरफ आते हैं तो पहली आती है इंफ्रारेड रेज, फिर इधर आती है माइक्रोवेव रेज। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो लैम्डा है ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जब पहुँचता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाती है कम। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसके अंदर ऊर्जा भी आपके क्या हो गई? कम।
तो इस साइड बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, उस साइड बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इस साइड आ रहे हैं तो आपके लैम्डा जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इस साइड जाते हैं तो ये जो लैम्डा, जो दो तरंग के बीच की दूरी है वो घट रही है। यानी जैसे जैसे तरंग के बीच की दूरी घटेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और उसके अंदर ऊष्मा अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे आपके तरंग दैर्ध्य इसका बढ़ेगा वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और इसके अंदर ऊष्मा या ऊर्जा आपके कम होगी। और इसी के बीच में एक चीज आती है जिसका नाम है रेडियो वेव्स। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर इधर आती है रेडियो वेव्स, और इसी रेडियो वेव्स का सारा खेल है। जितना भी हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल करते हैं, ये टावर हो गए हमारे, रडार हो गए, ये सारे के सारे रेडियो वेव्स के ऊपर चलते हैं। इन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन इनके तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। करीब एक बिल्डिंग के साइज़ की बड़ी होती है, दिखती नहीं है हमें लेकिन एक बिल्डिंग के साइज़ की बड़ी होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम रहेगी, और जबकि ऊर्जा जो है इनके अंदर वो कम रहेगी, और इनकी जो वेवलेंथ होगी वो इनकी अधिक रहेगी। यानी बड़ी वेव्स है ये, और ये वेव्स छोटी वेव्स है। ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है, ये नुकसान कम पहुंचाती है, और इन्हें नॉन आयनाइजिंग वेव्स कहते हैं, और इन्हें आयनाइजिंग वेव्स या आयनाइजिंग तरंगे कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसी पूरे स्पेक्ट्रम का भाग है हमारी लाइट। जो प्रकाश हम सूर्य से मिलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही भाग है। और यहाँ आते हैं तो इधर आती है रेडियो वेव्स, और ये रेडियो वेव्स जो आपके हैं टेलीविज़न, आपके फ़ोन, सेल फोन, सभी इन्हीं रेडियो वेव्स से चलते हैं। तो रेडियो वेव्स के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखनी है हमें अभी, कि इनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य, दो तरंगों के बीच की दूरी वो अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये नुकसान कम पहुँचाती है। तो ये कितना नुकसान पहुँचाती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई मोबाइल, इंटरनेट वगैरह ये कैसे चलता है हमारा। तो देखिए, जो रेडियो तरंगे हैं ये सिर्फ आपके मोबाइल फोन और टावर के बीच में इस्तेमाल होती है। आपका टावर जो बाद में देगा संकेत वो सारा का सारा केबल से चलेगा। उन केबल्स को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, जैसे आपका ये मोबाइल है और आपने किसी को कॉल किया है, तो यहाँ से बीच में जो चलेंगी वो आपके होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो हमने अभी पढ़ी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे आपके वायरलेस सिस्टम होगा पूरा। यहाँ कोई आपके मोबाइल फोन और टावर के बीच में कोई वायर नहीं लगा हुआ है, ये पूरा वायरलेस है। इन दोनों के बीच में जो तरंगे चलती है वो आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे ही हमारे मोबाइल फोन इसे संकेत देता है तो इसके अंदर बहुत सारे वायर लगे होते हैं, और ये वायर आगे जाते हैं और जुड़ते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर बनाया हुआ होता है हमारे, जैसे कि मान लो आप कहीं पे बैठे हो, जैसे बाड़मेर में आप बैठे हो, और बाड़मेर से आपने कॉल किया तो आपके नज़दीकी टावर में आपके कॉल जाएगा, और ये टावर जो है आपके नज़दीकी मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा, वहाँ पे आपका कॉल भेजेगा, और यहाँ पे आपकी कॉल को, जिसको आपने कॉल लगाया, वो आगे दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे भेजेगा। जैसे बाड़मेर से आपने कॉल किया है दिल्ली में, तो जो दूसरा जो टावर होगा ये कनेक्टेड होगा आपके केबल से। किससे? इससे कहते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। ये आपके सारे के सारे वायर से कनेक्टेड होंगे, इसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कुछ ऐसे दिखते हैं, और ये सारे के सारे वायर से कनेक्टेड होंगे, और यहाँ से सिग्नल जाएंगे वापस। मान लो आपने दिल्ली कॉल की है, तो दिल्ली जो कॉल पहुंचेगा वो भी आपके किसके थ्रू पहुंचेगा? ऑप्टिकल फाइबर की। यहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर लगे होंगे, यानी इधर भी वायर है, इधर भी वायर है, यहाँ पे भी वायर है, और वापस इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर से, या दूसरा जो दिल्ली का स्टेशन होगा, आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा, उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर से आगे भी यही ऑप्टिकल फाइबर लगी हुई है, इस टावर तक यही ऑप्टिकल फाइबर जाएगी। लेकिन इस टावर के बाद में जो दूसरे मोबाइल पे, जो दूसरा मोबाइल है, दूसरा व्यक्ति है जिसे आपने फोन किया है, वहां पे जो पहुंचेंगी वो आपके ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगी। वहां आपके वापस कौन सी तरंगे आ जाएगी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे रहेगी, और ये पोर्शन भी आपके कैसा होगा? ये पोर्शन भी आपका होगा वायरलेस। लेकिन इस वायरलेस से पहले पोर्शन, ये पूरा वायर वाला पोर्शन, ये भी वायर वाला पोर्शन, और ये भी वायर वाला, ये सारे पोर्शन वायर से कनेक्टेड है। जबकि ये पोर्शन जो आपके वायरलेस पोर्शन है, और वो वाला जो पोर्शन है टावर से मोबाइल का, ये भी वायरलेस पोर्शन है। और ये सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े होते हैं। कुछ इस प्रकार की दिखती है ऑप्टिकल फाइबर। जमीन के अंदर तो लगाई हुई है, इसके अलावा समुद्र के अंदर भी लगाई हुई है। पूरी दुनिया ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपके, ये सेलफोन से आप जब टावर पे कॉल करोगे तो ये यहाँ पे आपका कनेक्शन कैसा है? वायरलेस कनेक्शन है। और ये वायरलेस कनेक्शन जो आपके फ़ोन से कॉल जा रही है, कोई वीडियो कॉल जा रहा है, आपका कॉल, कोई मैसेज, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही जाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हमने कौन सी बात की? तो जो रेडियो तरंगे होती है या रेडियो वेव्स होती है,
उन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं हम। क्यों करते हैं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हम? क्योंकि रेडियो वेव्स जो होती है वो आपके बड़ी होती है, यानी कि हमने अभी पढ़ा था इसका जो तरंग दैर्ध्य या दो वेव्स के बीच की दूरी होती है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमने पढ़ी थी वो बहुत कम होती है। और फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इनके अंदर ऊर्जा कम होती है, और कम ऊर्जा होने के कारण ये नुकसान कम पहुंचाती है अपेक्षाकृत एक्सरे और गामा रेज के। इसीलिए हम रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए। तो यहाँ से ये वायरलेस सिस्टम और बाकी सारा वायर से कनेक्टेड होगा और वापस लास्ट में जाके वायरलेस सिस्टम होगा। यहाँ पे भी सेम वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो रेडियो वेव्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। रेडियो वेव्स क्यों होगी? क्योंकि जो आपके इसका तरंग दैर्ध्य होता है वो आपके बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी वेव्स होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी आपके क्या होती है? कम होती है। और फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इनमें ऊर्जा कम होती है, और ऊर्जा जब कम होती है तो ये व्यक्ति को आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। इस तरीके से आपके पूरा का पूरा इंटरनेट काम करता है, आपका मोबाइल फ़ोन काम करता है, आपका कॉल काम करता है, और इन सभी में आपके ऑप्टिकल फाइबर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये सारे टावर से लेके मोबाइल स्विचिंग सेंटर, एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर से दूसरा और वापस दूसरे से दूसरे जो टावर कनेक्टेड है, ये सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। वायरलेस सिस्टम खाली यहाँ पे और आखिर में यहाँ पे है, और ये ऑप्टिकल फाइबर पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर की मैं आपको फोटो बताऊं तो ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। देखिए इस प्रकार से ये पूरा वर्ल्ड मैप है हमारा, और ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे यूएसए वगैरह आते हैं, और यूएसए की केबल्स जो है आपके यूरोप से कनेक्टेड है। ये यूरोप की केबल्स वापस अफ्रीका से कनेक्टेड है, और अफ्रीका से जो केबल्स है हमारा भारत यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, और इधर फिर दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाता है, यहाँ पे भी ये सारी केबल्स कनेक्टेड है। और इन्हीं केबल्स के कनेक्शन के कारण हम एक देश से दूसरे देश की वीडियोज देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं, और सभी चीज़ इसी प्रकार हमारा इंटरनेट पूरा काम करता है। और ये सारी ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछाई हुई होती है, कुछ इस प्रकार ये दिखती है, और इस प्रकार इनको बिछाया जाता है समुद्र के अंदर। और ये ऑप्टिकल फाइबर्स ही है जिनके कारण इंटरनेट चलता है। हमें लगता है कि सैटेलाइट से इंटरनेट चलता है, सैटेलाइट से नहीं चलता इंटरनेट जो है हमारा, वो हमारा फ़ोन हो गया या कॉल हो गया, सिर्फ हमारे टावर और हमारे बीच में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती है और वायरलेस है, लेकिन बाद में सारा सिस्टम वायर से चलता है, और वही वायर ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं हम। ये ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की एक चीज़ होती है, जो जैसे आपका हीरा चमकता है उसी प्रकार ये भी काम करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, और एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचाती है। समुद्र के अंदर बिछाई हुई है, और पूरे वर्ल्ड में इसका नेटवर्क कुछ इस हिसाब से भी है। और इसके ये तो समुद्र का नेटवर्क है, बाकी देश के अंदर भी खूब सारी ज़मीन के अंदर ये ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई हुई होती है। तो अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तरंग खुद क्या होती है। इसके बाद में हमने देखा कि तरंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम खुद क्या होता है। उस स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है क्या? रेडियो वेव्स। और उन्हीं रेडियो वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में, और उन्हीं रेडियो मोबाइल फ़ोन्स के जो कनेक्शन होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह कॉल जाती है, वो सारी कॉल जाती है हमारे किसके थ्रू? ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। और अब इन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कॉल जाती है, इंटरनेट यूज़ होता है, सब कुछ। फिर ये 1G 2G 3G 4G 5G ये क्या है? देखिए ये जो जितनी भी 1G का मतलब होता है जनरेशन, मतलब जैसे जैसे फ़ोन की जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये 1G, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस हिसाब से इसे कहते हैं। ये जनरेशन बढ़ रही है, सारा का सारा खेल आपके किसका है? रेडियो वेव्स का है। जैसे जैसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी ये जनरेशन्स बढ़ती जाती है। कैसे? मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब बात करूँ मैं फर्स्ट जनरेशन की, यानी पहली बार जब फ़ोन आए थे विश्व में, तब की बात करता हूँ। जैसे ये 1980 की बात है, करीब 1980s में ये फ़ोन आ चुके थे। और इन फ़ोन की अगर मैं बात करूँ कि इन फ़ोन के अंदर क्या काम कर सकते थे हम, तो सिर्फ एक ही काम हो सकता था, खाली कॉल कर सकते थे। इसके अलावा ये फ़ोन कोई काम के नहीं थे, और इनमें ज़्यादा क्लियर आवाज़ भी नहीं आती थी, और इससे सिर्फ और सिर्फ आपके होता था क्या? कॉल। और इस फ़ोन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी की बात करूँ कि उस समय हम क्या फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते थे, तो जो फ्रीक्वेंसी उस समय हम लोग इस्तेमाल करते थे वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी थी, या यूं कहे कि सिर्फ और सिर्फ हम 30 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते थे। 30 किलो हर्ट्ज़ मतलब कि 30,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत कम थी। और इन फ़ोन की स्पीड भी आपकी कितनी थी? करीब 2 KB पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 किलोबाइट। आजकल हम MB में और GB में बात करते हैं, उस समय एक सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ 2 किलोबाइट। और ये बात है 1980 की, 1980s की। और उस समय फ्रीक्वेंसी आपकी थी 30 किलो हर्ट्ज़, और ये आपकी स्पीड क्या थी? तो 2 KB पर सेकेंड। फिर आपके सेकंड जनरेशन पे आए हम, जब ये नोकिया वाले फ़ोन आए थे। और ये कब की बात है? तो करीब ये 1990 से लेके 2000 के आसपास की बात है, सेकंड जनरेशन इवॉल्व हुई थी। और इस सेकंड जनरेशन में अगर मैं बात करूं
कि सर उस समय हम क्या कर सकते थे, तो एक तो हम कॉल कर सकते थे और दूसरा आपको याद होता हम मैसेज भी कर सकते थे उससे। यानी पहले वाले फोन से सिर्फ कॉल होता था, दूसरे वाले फोन से कॉल और मैसेजेस दोनों होते थे। और इसके अलावा बात करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी इस समय बढ़ गई थी और ये फ्रीक्वेंसी करीब करीब आपके पहुंच गई थी 1 से 1.5 गीगा हर्ट्ज। मतलब कि 1 गीगा हर्ट्ज के अंदर आपके 1 बिलियन हर्ट्ज होते हैं, मतलब 10 करोड़ हर्ट्ज, मतलब कि 1 सेकंड में वो जो तरंग है 10 करोड़ बार चल रही है। तो ये 1 से 1.5 गीगा हर्ट्ज की हम इस्तेमाल करने लगे थे फ्रीक्वेंसी, और इसके तहत कॉल भी होते थे और मैसेजेस जाते थे, बाकी कुछ भी नहीं यूज होता था। और स्पीड उस समय क्या आती थी, तो 64 केबी पर सेकंड, मतलब 64 केबी एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते थे, इतनी स्पीड थी उसकी। कोई भी चीज़ 64 केबी पर सेकंड की स्पीड थी, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी, 1 से 1.5 गीगा हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी इसकी सबकी याद रखनी है, यहाँ 30 किलो हर्ट्ज थी, कम थी, 1 से 1.5 गीगा हर्ट्ज थी, इसका मतलब करीब 10 करोड़ बार एक सेकंड में वो तरंग चल रही थी और वही इसकी फ्रीक्वेंसी थी। और तब डाउनलोड कितने होते थे, 64 केबी पर सेकंड पे चलता था। फिर जनरेशन आई 3G की, करीब 2003 के आसपास ये भी आ गई थी। और ये जो 3G की जनरेशन थी, इसमें हम कॉल तो कर ही सकते थे, मैसेज भी भेज सकते थे, साथ साथ हम इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यानी कि 3 चीज़ें हो गई थी। अब इंटरनेट उस समय थोड़ा कम चलता था, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी हमने शुरू कर दिया था। तो उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रही थी, जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, तब जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई थी, तो करीब वो फ्रीक्वेंसी थी 1.5 से 2 गीगा हर्ट्ज। यानी कि आपकी 1.5 से 2 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल करते थे, और तब हम कॉल भी कर सकते थे, मैसेज भी कर सकते थे और इंटरनेट भी चला सकते थे। और इसके अलावा अगर बात करूं कि यहाँ पे उस समय स्पीड क्या आती थी, तो उस समय जो स्पीड थी वो ज़्यादा कोई बड़ी स्पीड नहीं थी, लगभग 2 MB पर सेकेंड। यानी कि अगर कोई डाउनलोड करना होता तो करीबन 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB की कोई चीज़ डाउनलोड होती थी, और 2 MB आपको पता होगा बहुत ही कम है। यानी कि कोई 1 GB की चीज़ डाउनलोड करनी होती तो पूरे पूरे दिन या 2-2 दिन फ़ोन का इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ता, तब जाके कोई 1 GB की चीज़ डाउनलोड होती थी। ये 2003 के आसपास की बात है, लेकिन इंटरनेट यहाँ पे हमने शुरू कर दिया था और 2 MB प्रति सेकंड इसकी स्पीड थी। फिर आया 4G जो हम वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4G का इवोल्यूशन कब हुआ, तो 2009 से लेकर 2012 के आसपास ये शुरू हो गया था। हालांकि हमारे देश में थोड़ा लेट आया था, 2016-17 में जियो के साथ में 4G वगैरह लॉन्च हुआ था। हालांकि पर विश्व में 2009 से 2012 के आसपास इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब ये 4G के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे हम 4G को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4G की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी इससे ज़्यादा है। कितनी है, तो करीब 2 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक है। तो 2 से लेके करीब 5 गीगाहर्ट्ज तक हम इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी फ्रीक्वेंसी अधिक हो गई है, यानी कि करीब 50 करोड़ बार एक सेकंड में वो तरंग जा रही है, यानी कि ज़्यादा डाटा जा रहा है। और जितना ज़्यादा डाटा जाएगा उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी। और इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड करीब करीब आपके है 100 से लेके 1 GB। यानी इसकी स्पीड करीब करीब मैक्सिमम आपको कहूँ तो 1 GB डाउनलोड कर सकते हैं हम 1 सेकेंड में। सॉरी, इसकी स्पीड है हमारी करीब 100 MB पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर 100 MB के आसपास इसकी स्पीड आती है। मतलब 1 सेकेंड में 100 MB की कोई भी चीज़ हम डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। मतलब कुछ GB की चीज़ डाउनलोड करनी होगी तो विद इन 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर डाउनलोड में पूरे 2-3 दिन लगते थे। इधर तो डाउनलोड का कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ मैसेज या कॉल कर सकते थे। अब जो आ रही है वो आ रही है 5G। अच्छा, इस 4G के अंदर भी 2 चीज़ें और थी, एक LTE होता है, एक वोल्ट होता है। LTE का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और उस समय क्या होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में 4G में क्या होता था कि आपके आवाज़ जो होती थी वो सही नहीं जाती थी। इंटरनेट और आवाज़ का बड़ा आपको पता होगा, पहले आपने अगर जियो फ़ोन वगैरह लिए होंगे तो उसमें पहले इंटरनेट आवाज़ जैसे कॉल करते थे आप तो किसी और की आवाज़ भी साथ में सुनाई देती, जिसे कॉल किया उसकी तो आवाज़ आती थी, साथ में दूसरे किसी की भी आती थी। तो फिर बाद में ये लोग इसका नया वर्जन लेके आए जिसे VoLTE कहा गया। ये होता था आपके वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, मतलब कि अब क्या होता था वॉइस को भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ में भेज दिया जाता था, और ये 4G अब अच्छे से काम कर रहा है। तो स्पीड भी इसकी अच्छी है, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है। फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ी, वापस यहाँ बढ़ रही है, अब बढ़ रही है। अब याद रखना, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हमने पढ़ा है कि उससे साथ में क्या बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। और ये ऊर्जा जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा से छोटा मोटा इंसान को नुकसान भी होता है, लेकिन कितना नुकसान होता है वो अभी हम आगे पता कर लेंगे। अब 5G आ रही है। 5G में हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर हम कॉल कर सकते थे, इसके अंदर हम मैसेजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट बहुत अच्छे से चला सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो कॉल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें 4G में कर सकते हैं हम। तो 5G में क्या सारी चीज़ें बदलाव आएंगी, तो 5G की अगर मैं बात करूं तो जब ट्रायल्स चल रहे हैं 5G के, और ये लोग कह रहे हैं अभी 2020 से इसके ट्रायल्स वगैरह हर जगह शुरू हो चुके हैं,
और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी इसमें इस्तेमाल करेंगे हम, वो फ्रीक्वेंसी करीब 1 से 30 गीगाहर्ट्ज़ है। 1 से 30 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होगी मतलब ज़्यादा डेटा जाएगा, ज़्यादा एनर्जी जाएगी, यानी कि आपकी ज़्यादा डेटा जाएगा तो स्पीड भी अधिक आएगी। तो स्पीड कितनी आएगी, तो करीब 1 GB पर सेकेंड, यानी कोई भी 1 या 2 GB की मूवी होगी या कोई आपके वीडियो होगी तो आप विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके तहत आप क्या काम कर सकते हो, तो इसके तहत आप इंटरनेट तो चला ही सकते हो, मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स वगैरह ये सब कर सकते हो। और इसके अलावा आपके होम के अंदर 5G अप्लायंसेस होंगे, जैसे कि अगर आपका माइक्रोवेव ओवन भी 5G टेक्नोलॉजी का है तो आप आराम से फ़ोन के अंदर से उसको चला सकते हैं। इसके अलावा आपकी कार अगर 5G टेक्नोलॉजी की होगी तो फ़ोन से ही आप अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हैं और घर पे कोई चीज़ पीछे छूट भी गई, जैसे लाइट्स है आपकी, वो कहीं ऑफ करना आप भूल गए, आपका एयर कंडीशन अगर 5G है और आप उसको बंद करना कहीं भूल गए, तो उसी मोबाइल फ़ोन से आप निकाल के आप सीधा उसको बंद कर सकते हैं। ये 5G में सारे काम होंगे। लेकिन 5G की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 से 30 गीगाहर्ट्ज़, और स्पीड कितनी है, 1 GB पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 GB का डाउनलोड होगा। यानी कि हम देख रहे हैं ये जनरेशन जो है, जी का मतलब होता है जनरेशन, जी का बेसिक मतलब हो गया आपके क्या, जनरेशन। जब फर्स्ट जनरेशन थी तब कोई स्पीड नहीं थी, फ्रीक्वेंसी भी कम थी। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और लास्ट में यहाँ पे 5G में फ्रीक्वेंसी हमने देखी काफ़ी अधिक हुई है, जो कितनी 1 से 30 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो गई है। लेकिन इस 1 से 30 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में इंसान को नुकसान है कि नहीं है, बात ये है। अब ये जो 1 से 30 गीगाहर्ट्ज़ की 5G के अंदर ट्रायल्स चल रहे हैं अभी सब जगह, हालांकि टावर के ज़्यादा नहीं, 500 मीटर के से या 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही ये तरंगे हैं जो निकाली जाती है और उसका ट्रायल्स किया जाता है। और इसी 130 गीगाहर्ट्ज़ से आपके नुकसान है या नहीं है, अब उसके ऊपर बात करेंगे कि इससे वाकई में कोरोना फैल रहा है या नहीं फैल रहा, इंसान को कितना नुकसान है, प्रकृति को कितना नुकसान है, पक्षियों को कितना नुकसान है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये फोटो लगी हुई है ये हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO जो हमारा है उसी की रिपोर्ट है। और इस WHO ने अपनी रिपोर्ट में एक क्लियर एक बात कही है कि रेडियो वेव्स, जिन तरंगों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5G के ट्रायल्स में, 4G में, 3G में, उनसे कहीं पे भी कोरोना वायरस नहीं फैलता है। वायरस कभी भी रेडियो वेव से ट्रैवल नहीं करते हैं। अगर वायरस रेडियो वेव से ट्रैवल करने शुरू हो जाते हैं तो इस दुनिया में कोई भी नहीं बचता, सबको कोरोना हो ही जाता। अभी तक कई सारे प्रिकॉशंस हम अपनाते हैं, करते हैं। अगर वायरस रेडियो वेव से फैलता तो आपके फ़ोन के अंदर भी अभी कोरोना वायरस होता। तो WHO ने एक बात तो क्लियर कह दी है कि आपके ये वायरस जो है कहीं से भी 5G मोबाइल के जो ट्रायल्स चल रहे हैं उनसे नहीं फैलता। ये एक झूठी खबर है, फेक न्यूज़ है, फालतू में ही मीडिया में बार बार चलाई जा रही है। और हमारी मीडिया तो क्या है उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि मीडिया कैसे काम करती है फेक न्यूज़ वगैरह पे। तो ये 5G का जो है एकदम फेक बात है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है कि इस 5G नेटवर्क के कारण कोरोना वायरस वगैरह फैल रहा है या नहीं फैल रहा। ये हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एडेनॉम है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद 7 अप्रैल 1948 में बनाई गई थी, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आई हुई है। तो इन्होंने तो ये कहा एकदम फेक न्यूज़ है। अब बात करते हैं कि पक्षियों की या मानव को इसको नुकसान है कोई 5G से, क्या सही में कोई मानव को नुकसान है या पक्षियों को नुकसान है या नहीं। या कई सारी फोटोज आई है, जैसे नीदरलैंड हेग की एक फोटो आई थी, उसके अंदर बताया था कि पक्षियों की मृत्यु हुई है, और कई जगह ये भी बताया कि मानव को भी इससे नुकसान है। देखिए, जो पक्षी है या मानव है कितने गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी को सहन कर सकते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी की हमने बात की, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे ऊर्जा जो बढ़ेगी वो कई सारे हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कितनी ऊर्जा चाहिए हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो देखिए एक बात साफ है, जो साइंटिस्टों ने भी तय कर चुके हैं और उन्होंने इस बारे में पता भी लगा चुके हैं कि पक्षी हो गया या मानव हो गया, उसको कम से कम 300 गीगाहर्ट्ज़, कितनी कम से कम 300 गीगाहर्ट्ज़ तक वो पक्षी या मानव जो भी तरंग होगी, ऐसी तरंग जो कम से कम 300 करोड़ बार एक सेकंड में, 300 करोड़ टाइम एक सेकंड में आपके चलेगी, वो जो 300 गीगाहर्ट्ज़ की जो तरंग होगी, उस तरंग में मानव हो गए या पक्षी हो गए, वो उसे आराम से सहन कर सकते हैं, उनको कोई ज़्यादा अधिक नुकसान नहीं होगा। मतलब शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं होगा, बड़े लंबे टाइम तक यूज़ करते रहे तो फिर तो नुकसान होने तय है, वो तो हमें भी पता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 300 गीगाहर्ट्ज़ तक कोई भी नुकसान नहीं है।
लेकिन अभी हमने देखा 5G ट्रायल्स के कितने हर्ट्ज थे, तो 5G ट्रायल्स तो बेचारा खुद 30 गीगाहर्ट्ज तक सीमित है। अब कहाँ 30 गीगाहर्ट्ज और कहाँ इसका 10 गुना 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब 300 गीगाहर्ट्ज तक मानव और पक्षी दोनों सहन कर सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब 5G के ट्रायल से मानव को भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, और इसके अलावा पक्षी जो है, इन पक्षियों को भी कोई नुकसान नहीं है, साथ साथ ही मानव को भी इससे साथ कोई भी नुकसान नहीं है। जबकि ये 5G ट्रायल्स 30 गीगाहर्ट्ज का है और मानव कहाँ तक सहन कर सकता है, 300 गीगाहर्ट्ज तक हम सहन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार सहन करते जाए, लेकिन ये 30 गीगाहर्ट्ज भी अगर इन तरंगों से कोई नुकसान होता तो 1G 2G इतनी सारी जनरेशन आई, कहीं ना कहीं दिख भी जाता, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती कि इनसे बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना, आंखों के सामने उसको रखना या तकिए के पास में उसको रख के सोना, तो उससे क्या जो रेडिएशन निकलती है उससे तो नुकसान होता ही है, नो डाउट। लेकिन इतना नुकसान नहीं हो रहा होता है जितना न्यूज़ में बताया जा रहा है। इतना फेक न्यूज़ चल रही है कि कोरोना वायरस इससे फैल रहा है, एकदम फेक न्यूज़ है, लोगों को भड़काने वाली बात है। और दूसरी न्यूज़ ये चल रही है कि पक्षी इससे मर रहे हैं, ये भी एकदम फेक न्यूज़ है। तीसरी ये न्यूज़ है कि मानव जो है, मानव को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है मानव को। मानव को आज तक 4G से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो 5G से भी कोई नुकसान नहीं होगा। वो नुकसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि 300 गीगाहर्ट्ज तक हम सहन कर सकते हैं, जबकि ये तो सिर्फ 30 गीगाहर्ट्ज है, आराम से सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। तो आज का जो वीडियो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हमारा इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह कैसे चलता है उसके ऊपर था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिला होगा। तो इस फेक न्यूज़ के तरफ मत जाए और लोगों को भी बताएं कि भाई इस तरीके से नहीं है, और हमने विद फैक्ट ये बात प्रूव कर दी है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।